We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. बड़ी खबर, ईरान पर इजरायली सेना की भीषण बमबारी भी हुई है। इजरायली हमले में कुद्स फोर्सेस के कमांडर सईद इजादी की मौत हुई। कोम में इमारत को टारगेट कर इजराइल ने यह हमला किया था। इजरायली अटैक में ईरानी कमांडर अमीनपुर जौदकी की मौत हो गई है। IRGC एयरफोर्स के ड्रोन ब्रिगेड के कमांडर थे अमीनपुर जौदकी। तो ये तस्वीर आप देखिए उनकी आ चुकी है और इसी पूरे हमले में, इस टारगेटेड अटैक में जौदकी की मौत हुई है। ये दो तस्वीरें इस वक्त आपको हम दिखा रहे हैं। बिल्डिंग में टारगेट कर मारा गया। इससे पहले भी खामेनेई के ठिकानों का जितना भी इनपुट इजराइल को मिला उस पर टारगेट अटैक किया गया। कल भी ये खबर आई थी कि जिस बंकर पर अटैक किया गया, यानी अंडरग्राउंड फैसिलिटी पर अटैक किया गया, उसमें खामेनेई हो सकते हैं, लेकिन इस बात की पुष्टि नहीं हुई। लेकिन फिलहाल आप देखिए साइंटिस्ट को टारगेट कर मारा गया। उसके बाद फिर अब ये जो कमांडर हैं उनकी भी इस टारगेटेड अटैक में मौत हुई है। तो चलिए ग्राफिक्स के जरिए अब ये समझिए कौन है शीर्ष कमांडर जो इजराइल हमले में मारे गए हैं, यानी ईरानी कमांडर वो कौन कौन से हैं। तो पहला नाम तो है मेजर जनरल शादमानी का। ईरानी सेना के डिप्टी कमांडर है, खामेनेई के करीबी सैन्य कमांडर माने गए। IRGC सेना दोनों की जिम्मेदारी इन्होंने संभाली थी। अगला नाम है अमीनपुर जौदकी का। UAV मुख्यालय को ऑपरेट करता था। इजराइल पर भारी संख्या में UAV हमले भी करवाए थे। अगला नाम आता है सईद इजादी का, कुद्स फोर्सेस के कमांडर हैं। और उससे अगला नाम है मेजर जनरल मोहम्मद बगेरी। इनका जो ओहदा है वो ईरान के चीफ ऑफ स्टाफ का है। इनकी भूमिका क्या है? खामेनेई के बाद दूसरे सबसे बड़े सैन्य अधिकारी। इजराइल पर मिसाइल हमले में भी अहम भूमिका निभाई थी। तो आप देखिए खामेनेई के बाद दूसरे सबसे बड़े नेता। तो इजराइल पर मिसाइल हमले में ये अहम भूमिका निभाई गई थी इनकी तरफ से। और अगला नाम जो आता है वो है जनरल हुसैन सलामी का। ये IRGC के कमांडर इन चीफ हैं। ईरान इराक युद्ध में ये शामिल थे। इसके बाद नाम आता है ब्रिगेडियर जनरल अमीर अली का। और ये हाजीजादे IRGC एयर स्पेस के प्रमुख रहे। मिसाइल और ड्रोन कार्यक्रम के प्रमुख रहे। इजराइल पर मिसाइल हमलों में ये शामिल थे। जो मारे गए हैं सारे कमांडर, उनके नाम आपको बता रहे हैं। जनरल गुलाम अली राशिद अगला नाम आता है। ये ईरानी सेना के डिप्टी कमांडर थे, सीनियर IRGC अधिकारी थे। आगे बढ़ेंगे, जनरल गुलाम रजा मेहराबी सैन्य खुफिया विभाग के उप प्रमुख थे। हिजबुल्लाह नेटवर्क की जिम्मेदारी इन्हीं पर थी, ये भी मारे गए। तो ये वो नाम आप इस वक्त देख रहे थे जो इस पूरे इजराइल के टारगेटेड हमले में मारे गए हैं। अब चलते हैं अपने एक्सपर्ट के पास। रंजन सर, आपने जहां से बात छोड़ी थी, आपने कहा कि ऐसा नहीं है कि इजराइल ने अंडर एस्टिमेट किया है ईरान को, लेकिन अभी हम एक वीडियो दिखा रहे थे, एक वीडियो मैसेज जो ईरान की तरफ से जारी किया गया और उसमें लिखा गया ये तो अभी शुरुआत है, आगे आगे देखिए क्या होता है। हाँ जी, देखिए मेरे को सुन पा रहे हैं आप? जी हाँ, ये एक टारगेट को एंगेज करने के बाद जो वीडियो रिलीज़ कर रहे हैं, इंफॉर्मेशन वॉरफेयर का पार्ट है। दे आर ऑल्सो दुश्मन के दिमाग में खेलने का कर रहे हैं। तो ऐसा नहीं है कि इजराइल इन चीज़ों से पूरा घबरा जाएगा, या तो ये लड़ाई तो अभी और आगे चलेगी। और क्योंकि मेन इजराइल ने अपना बताया कि हमने उनके न्यूक्लियर टारगेट्स को, उनकी कैपेबिलिटी को ख़त्म करने के लिए जंग छेड़ी है। तो मेरा एक और कहना है कि जो फिरदो न्यूक्लियर फैसिलिटी है वो अभी इंटैक्ट है, वो बाकी है जी। तो मेरे हिसाब से आगे आने वाले टाइम में अगर उसको करना है, वो ज़मीन के तकरीबन 300 फुट नीचे है बिल्कुल, और उसको इफेक्ट करने के लिए तो सिर्फ बंकर बस्टिंग बॉम्ब्स ही कर सकते हैं, जो कि तकरीबन 14,000 किलो के होते हैं, और वो सिर्फ अमेरिका के पास है। तो इसको अगर करना है तो कहीं ना कहीं ये जंग आगे बढ़ेगी। प्लस जो हम कल बात कर रहे थे कि जो 14 दिन का उन्होंने वक्फा दिया, बीच में गैप दिया है जी, या टाइम लिया है, तो उसके ऊपर 3-4 चीज़ें हो सकती हैं। एक तो मैं कहना चाहूँगा कि वो देखेंगे कि डिप्लोमेसी जो ऑलरेडी शुरू हो चुकी है, जिसके तहत ईरान के फॉरेन मिनिस्टर जिनीवा में यूरोपियन यूनियन के लीडर से मिल रहे हैं, जिसको डिप्यूट किया है अल्टीमेटली ट्रंप गवर्नमेंट ने कि जर्मनी, फ्रांस, आप उनको बात करो, ताकि स्ट्रेट वे ट्रंप उनके सामने ना आ जाए फ्रंट में जी। तो उसका क्या हल निकलता है
उसके ऊपर डिपेंड करेगा। फिर इस टाइम ट्रंप को एक्चुअली यकीन नहीं है कैपेबिलिटी जो क्लस्टर बम की है, बंकर बस्टिंग बम्स की है, कि क्या वो सक्सेस होगा। हम छेड़ दें इतना बड़ा पंगा ठीक बात। और उसके बाद वो ना हो पाए, तो दैट इज ऑल्सो दे आर वेइंग इन देयर माइंड्स। और थर्ड थिंग जो देख रहे हैं कि अगर ये हो गया तो ईरान के चारों तरफ जो अमेरिका के बेसिस हैं, तो वो कितने वल्नरेबल हो जाएंगे। हाँ। ईरान इज पावर टू रेकन विद। इस जो आप बात कर रहे हैं ना सर, उसके लिए थोड़ा इंतजार, वेट एंड वॉच वाली कंडीशन रखनी होगी, क्योंकि अब किस तरह से अगला कदम उठाया जाता है वो देखना होगा। अभी तो ये रिटेलिएशन चल रहा है, बदले की कार्रवाई एक दूसरे की तरफ से चल रही है। लेकिन प्रोफेसर अश्विनी, मिडिल ईस्ट में अब जो दौर आ चुका है, हमने कहा ना 9वें दौर में प्रवेश कर चुकी है ये जंग, आप इसे कैसे देख रहे हैं? 4 देशों से तो इजराइल घिरा हुआ है और इसी के साथ जॉर्डन है, वो डरा हुआ है क्योंकि वो कहता है हमारे ऊपर से मिसाइलें जा रही हैं, हमें लगता है कभी हमारे ऊपर ना गिर जाए। कैसे आप देख रहे हैं आने वाले दिनों में? ट्यूनीशिया का जो बयान था वो आपने सुना होगा। देखिए कि इजराइल कुछ भी चाहे, लेकिन जो ईरान की नेबरिंग कंट्रीज़ है, अरब कंट्रीज़ जो है, जॉर्डन हो कि आपकी इराक हो, सऊदी अरेबिया हो, मुझे नहीं लगता कि खाड़ी देश जो इस ईरान से नाराज़ है, ईरान के आधिपत्य को नहीं मानते, एट द सेम टाइम वो कभी नहीं चाहेंगे कि इस तरीके से वार और आगे बढ़े, एक्सपांड हो, क्योंकि अल्टीमेटली वही कंट्री है, वही लोग, उनको ही सहना पड़ेगा जो अभी, क्योंकि जैसे ये जो जंग जो है ईरान के कन्फाइन नहीं होगा, आगे बढ़ जाएगा, तो आगे बढ़ जाएगा, उनको भी तो खेती होगा, उन पे भी मिसाइल गिरेगा, वहाँ के भी लोग क्या कहते हैं अपराइजिंग करेंगे, तो उनका भी तरफ से प्रेसिडेंट ट्रंप के ऊपर प्रेशर है कि किसी भी तरह ये वार को लिमिट किया जाए, ये वार को इस तरह का एस्केलेट ना किया जाए, क्योंकि सारी ही ये जंग एक रीजनल कॉन्फ्लिक्ट बन जाएगा, सारे देश कहीं ना कहीं इन्वॉल्व हो जाएंगे। ये भी एक बहुत बड़ा कंसर्न है अमेरिकन को। तो जो चीज़ अभी वो बता रहे थे कि इसके बिना रीजनल एक्टर्स भी बुरे कंसर्न है, कोई नहीं चाहता कि वार आगे बढ़े और वो कहीं ना कहीं ना चाहती हो भी इसको इन्वॉल्व हो। मुझे लगता है कि रशिया चाइना भी नहीं चाहते हैं कि इस वार में इन्वॉल्व हो जाए। तो इसीलिए मैं आपको पॉइंट ऑफ डिफरेंस कहूँगा, आप जो एक प्रेजेंटेशन किए हैं दोनों का कंपेयर करते हुए 1941 2025, ये कहीं एस्ट्रोलॉजिकल प्रेडिक्शन में बेस हो सकता है। हाँ। लेकिन आज के डेट में इंटरनेशनल कॉन्टेक्स्ट जो है कंप्लीटली चेंज हो गया है। 1941 में जो था आज वो नहीं है, याद रखिएगा। आज कहीं ना कहीं इकोनॉमिक। सर मैं माफी के साथ आपको रोकूंगी क्योंकि समय की बहुत कमी है हमारे पास। आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। जहाँ भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छिपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।